वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस सेशन का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स यानी ख़राबियाँ। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर कॉजेज़ एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर। यानी इस लेसन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को बता सकेंगे, उनके कॉजेज़ बता सकेंगे और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे हमने बताया कि डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था पिछले लेसन के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, तो आज हम उसके डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो उसकी वजूहात क्या होती है या उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी होती है, नमूनिया है, लंग कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, एस्मा है, ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जिनके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे वो है कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी और एस्मा। इन तीनों के कॉजेज़ पढ़ेंगे, फिर प्रिवेंटिव मेजर पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर बॉडी की क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिसऑर्डर है कोल्ड। अब कोल्ड होता क्या है? कोल्ड एक ऐसी कंडीशन है हमारी बॉडी की जिसके अंदर हमारी नोज़ रनी और स्टफ़ी नोज़ यानी नाक का बहना, नाक में से पानी बहना, इची और सोर थ्रोट एंड कफ, गले में खराश होना, गले में चुभन होना, प्लस कफ यानी खांसी का होना, हेडेक, सर में दर्द, स्नीजिंग, छींके आना। तो ये तमाम कंडीशंस जो है ना वो कोल्ड के अंदर आती है। अगर हमारी बॉडी में तमाम कंडीशन ज़ाहिर हो रही हैं या ये तमाम सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हमें कोल्ड है। अब कोल्ड होता क्यों है? कोल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में काफ़ी पोल्यूशन मौजूद होता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो पोल्यूशन हमारी बॉडी में आता है। कुछ चीज़ें फ़िल्टर हो पाती, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। याद है मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमारी बॉडी में, हमारी नोज़ में जो है ना फ़िल्टर सिस्टम अल्लाह ताला ने लगाया है। तो हर पोल्यूशन फ़िल्टर हो नहीं पाता, इसी वजह से हमें कोल्ड होता है, जिसे हम नज़ला खांसी भी कहते हैं। इसका इलाज अगर देखा जाए तो इसका इलाज कोई नहीं है, देयर इज़ नो क्योर। ये बॉडी की कंडीशन है, ये टाइम बाय टाइम ठीक हो जाती है। हाँ, अगर हम चाहें तो गार्गलिंग यानी गरारे जिसको हम कहते हैं, नमक वाले पानी से अगर हम करें तो हमारे गले की चुभन और कोल्ड में बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स हमने देखे कोल्ड के, रनी स्टफ़ी नोज़, इची और सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, स्नीजिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इन सिम्टम्स की वजह से हम कोल्ड ही कहें। ये सिम्टम्स किसी और मसले का भी बायस हो सकते हैं या कोल्ड का भी हो सकते हैं। अक्सर फ्लू जिनको हो जाता है वहाँ पे भी ये सिम्टम्स दिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो हमें कोल्ड है, कोई और मसला भी हो सकता है, या कोई और मसला है कोल्ड नहीं है। तो सिम्टम्स बीमारी के ओवरलैपिंग भी होते हैं, एक जैसे भी होते हैं। तो कोल्ड में अब तक हमने कॉजेज़ पढ़े। कॉजेज़ क्या होते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है। सिम्टम्स यानी हम कब कहते हैं कि हमारी बॉडी में कोल्ड की कंडीशन आ गई है, जब हमारे ये सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे इची और सोर थ्रोट यानी गले में चुभन, खड़खड़ाहट, कफ यानी खांसी, स्नीजिंग यानी छींकना, हेडेक यानी सर का दर्द, रनी और स्टफ़ी नोज़, नाक से पानी का बार बार बहना। ट्रीटमेंट की हमने बात करी, तो ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज़ नो क्योर फॉर कोल्ड। कोल्ड की कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। हम स्प्रेस के ज़रिए अक्सर, अगर कभी हाँ आपको कोल्ड हुआ हो, आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर स्प्रे लिख कर देते हैं जो हम अपनी नाक में स्प्रे करते हैं, जिससे हमारी नाक साफ़ हो जाती है, लेकिन कोई प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद नहीं है। गार्गलिंग विथ सॉल्ट, नमक के गरारे अक्सर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि आप नमक के गरारे करें, जिससे हमारी जो गले की चुभन है वो बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ या डिसऑर्डर देखते हैं कौन सा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिसऑर्डर है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसऑर्डर है। यानी इसमें क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया अटैक कर देता है, जिसकी वजह से
इन्फेक्शन हो जाता है। वो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मेरे साथ रिपीट करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उस बैक्टीरिया का नाम ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जिसके नाम पर इस डिसऑर्डर यानी इस बीमारी का नाम रखा गया है। इस बीमारी के कॉजेज़ क्या हैं? जैसे कि मैंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के प्रेजेंस होने की वजह से होता है, तो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने की वजह से ये मौजूद होता है। कभी कभार माल न्यूट्रिशन क्या होता है? बॉडी के अंदर एक एवरेज या एक जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की, उससे कम न्यूट्रिशन मौजूद होना, यानी उससे ज़रूरत से हमारी कम न्यूट्रिशन का इंटेक माल न्यूट्रिशन का सबब बनता है। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जब बैक्टीरिया अटैक कर लेता है यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अटैक कर लेता है, तो बॉडी के अंदर, बॉडी की कंडीशंस के अंदर चेंज आना शुरू होता है, कुछ सिम्टम्स उभरना शुरू हो जाते हैं। अब वो सिम्टम्स देखते क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी शख्स को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसे खांसी ज़रूर होगी, कफ़ ज़रूर होगा, फीवर यानी बुखार, कफ़ और फीवर लाजमन उसको होगा। फिर स्प्यूटम विद ब्लड, अक्सर जो हमारी बॉडी में स्प्यूटम कहते हैं बलगम को, खून के साथ आता है बलगम, यानी स्प्यूटम हमारी बॉडी से जब हम थूकते हैं या निकलेगा तो ब्लड वाला यानी खून वाला जो है ना स्प्यूटम मौजूद होगा। फिर उसके बाद चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, ये जो हमारा हिस्सा होता है सीना होता है, यहाँ दर्द शुरू हो जाता है उन पेशेंट्स को जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है। वेट लॉस, बहुत तेज़ी से वेट गिरना शुरू हो जाता है। एक हद से एक तो होता है कि हम डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने कोई जो है ना वो क्लब ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ हमारा वेट लॉस होता है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में विदाउट एनी एफर्ट, किसी भी एफर्ट के बगैर, और वेट लॉस होने की जो फ्रीक्वेंसी है या स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। तो वेट लॉस, ये इसके सिम्टम्स है। कॉज किसके वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है। हमने सिम्टम्स पढ़ लिए, अब जरा इसकी देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसे क्योर कैसे किया जा सकता है। तो कोल्ड में जैसे कोई प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद नहीं थी, हमने पढ़ा, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद है और डॉक्टर्स इसे अक्सर पेशेंट्स को तजवीज़ करते हैं कि आप जो है ना ये मेडिकेशंस लें और बेहतर हो जाएं। ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद है। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस फैलने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं है अगर किसी शख्स को टीबी है तो वो उसी तक महदूद है, नहीं, टीबी फैलता है, एक से दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा। तो ट्यूबरक्लोसिस फैलने वाली बीमारी है। अब वो फैलती कैसे? तो ट्रांसफ़र विया नेसल सेक्रीशन, यानी जो नज़ला बह रहा है या हमने खांस लिया, तो अगर हमारे बराबर में अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर उसने खांस दिया तो हम अगर उसके बराबर में खड़े तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, अगर उसने छींक दिया तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। हम इसका ख्याल अब किस तरह से रख सकते हैं, इसे प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं? अपनी डाइट प्रॉपर लें, अपनी डाइट अच्छे से अच्छे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसका इस्तेमाल रखें, प्लस हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि गंदगी, पोल्यूशन या बाहर जो मौजूद है, अगर हम डस्ट में ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ों से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। अगली बीमारी देखते हैं या अगला डिसऑर्डर देखते हैं कौन सा, उसकी क्या कॉजेज़ है, क्या सिम्टम्स है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है एज़मा। अभी तक हमने कोल्ड के बारे में पढ़ा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे एज़मा के बारे में। अब एज़मा है क्या, एज़मा की बीमारी के कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एज़मा एक ऐसी बीमारी है, एक क्रोनिक डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवेज। क्रोनिक यानी ऐसा डिज़ीज़ जो बहुत ख़तरनाक है। क्रोनिक अल्फाज का जो मतलब है बहुत ख़तरनाक और बहुत हाई, जिसको बोलते हैं ना एक लास्ट स्टेजेस पर मौजूद है। तो रेस्पिरेटरी एयरवेज यानी जो हमारी बॉडी में एयरवेज होते हैं, यानी ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गए, इनकी क्रोनिक डिजीज़ है। यानी जो ख़राबी आती है वो इन रेस्पिरेटरी एयरवेज के अंदर ख़राबी आने की वजह से एस्थमा होता है। अब उनमें ख़राबी आती क्या है? तो उनमें ख़राबी क्या आती है? इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं। होता क्या है कि बॉडी के अंदर हवा पास करने के लिए जितनी जगह अल्लाह ताला ने बनाई है, तो स्वेलिंग होने की वजह से वो जगह तंग हो जाती है। जब वो स्वेल हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं, तो वो जगह जो हवा के पास होने के लिए वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से
सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि जितनी एयर की या जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है उतना बॉडी को मिल नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ट्रैकिया मैंने बात करी थी, याद है आपको? थोड़ा सा रिकॉल करें, जिस लेसन में मैंने आपको जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बात करी थी ट्रैकिया होता है, ब्रोंका होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो वो जब इन्फ्लेम हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं तो वो जगह तंग कर देते हैं हवा के जाने के लिए, कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है सांस लेने में तकलीफ़ होना, सांस की कमी होना। और अगर इसके हम और मज़ीद आगे चले जाएं, फाइनल स्टेजेस पर पहुँचे तो एज़मा हो जाता है। अब एज़मा के कॉजेज़ क्या हैं? तो ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। होता क्या है, जब बाहर का एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, ह्यूमिडिटी है, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके अटैक के जब होते हैं हमारी बॉडी पर, क्योंकि हवा के अंदर तो हर चीज़ मौजूद है और हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, यानी उसका एक रद्द अमल, यानी उनका अटैक आया, उसके बदले में हमने हमारी बॉडी में क्या जवाब दिया, तो वो एक रिस्पॉन्स कहलाता है। अब एक एलर्जिक रिस्पॉन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक हो जाती है। ये जो इन्फ्लेमेशन है या जो क्रोनिक डिजीज़ है, ये एक एलर्जी होती है। जो अक्सर लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, दूसरी चीज़ों से एलर्जिक होती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, खांसी शुरू हो जाती है, तो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का एक रद्द अमल होता है पॉल्यूशन के। अब हर दफ़ा हमें एस्थमा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जब बात चली जाती है तब हम एज़मा को देखते हैं। एज़मा के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इनहेरिटेड होता है ज़्यादातर केसेस। ये हम इनहेरिटेड का मतलब होता है हमें हमारे बाप दादाओं से मिला है। किसी पेशेंट को अगर एज़मा उसकी बॉडी में एज़मा है या उसे एज़मा की कंडीशन है तो उसे उसके बाप दादाओं से मिली है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा इसकी सिम्टम्स के अंदर। अगर किसी कोई पेशेंट है एस्थमा का तो क्या होता है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे मैंने बताया कि एयरवेज ब्लॉक होने की वजह से या तंग होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस की कमी। सांस उनको पूरी तरह के जैसे हम लेते ना, लेकिन ये एज़मा के पेशेंट्स के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात है। क्यों? क्योंकि वो ये गहरी सांस या ये चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके एयरवेज तंग होते हैं। चेस्ट टाइटनेस यानी सीने का जकड़ जाना, यानी सीने का खिंचना। एज़मा के पेशेंट जब सांस ले रहे होते तो उनके सीने में खिंचाव पड़ रहा होता। वजह क्योंकि वो बॉडी को ज़रूरत ज़्यादा हवा की है, एयरवेज ब्लॉक हैं, तो इसी वजह से चेस्ट टाइटनेस। वीजिंग कहते हैं विसल के साउंड को, नहीं जब सीटी बजती है ना तो इस तरह का साउंड आ रहा होता है सांस लेते वक्त, क्योंकि वो एयरवेज ब्लॉक होते हैं उसकी वजह से वो एक विसलिंग साउंड जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये भी एज़मा की निशानी। क्रोनिक कफ, देखिए एक खांसी तो नॉर्मल होती है, ड्राई कफ हमें हो जाता है तो हम उसको कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ जो है ना वो चीज़ों से बचते हैं, ठंडा खट्टे से बचते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये क्रोनिक कफ होता है, बहुत ख़तरनाक किस्म का कफ होता है जो नॉर्मल मेडिकेशन से क्योर नहीं हो सकता। तो ये चंद इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस किसी बैक्टीरिया या वायरस की बैक्टीरिया की वजह से होता था, एस्मा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। एज़मा मैंने बताया एक रिस्पॉन्स होता है बाहर के पोल्यूशन का, बाहर की डस्ट का, ह्यूमिडिटी का एक रिस्पॉन्स होता है। हमने बताया कि भाई ये इनहेरिटेड होता है, क्रोनिक होता है। क्रोनिक यानी बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे जाकर आपको एज़मा होता है। इनहेरिटेड हमने बताया कि हर केस में इनहेरिटेड नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर में होता है। अच्छा, अब ज़रा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एज़मा का ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, अब तक एस्थमा का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है लोग पंप इस्तेमाल करते हैं, सांस उनका जब शॉर्ट होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का शिकार होते हैं, तो पंप इस्तेमाल करते हैं एक किस्म का। तो वो पंप क्या करता है कि उनके जो एयरवेज हैं उनको जो है ना वो क्लीन करता है ताकि एयर पास हो सके। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका कहे कि भाई ये मेडिसिन लेने से एज़मा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़मा को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इस सेशन का हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि अब तक हमने इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने इस सेशन के अंदर 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। पहला कोल्ड, दूसरा ट्यूबरक्लोसिस और तीसरा हमने पढ़ा एज़मा। हमने इनकी ट्रीटमेंट्स पढ़ी, किसी की ट्रीटमेंट है, किसी की नहीं है। हमने इनके सिम्टम्स पढ़े, हमने इनके कॉजेज़ पढ़े। तो
एक कलेक्टिव अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम चाहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें ना हो, हम इससे बच सकें, तो हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल रखें, डस्ट से बचें, कोशिश करें कि उस जगह ना जाएं जहाँ गर्द गुबार ज़्यादा है, अपने इन्वायरमेंट को हम अपनी तरफ से साफ़ रखने की कोशिश करें। तो ये तमाम चीज़ों से अगर हम बचते हैं तो चांसेस हमें इस बीमारी का शिकार होने से या ये बीमारी होने से या ये डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नहीं, ये नहीं बोलना, ये काटना है। आज का सेशन पसंद आया होगा, ये काट देना, सही है। अच्छा, तो इस सेशन का कंक्लूजन देख लेते हैं। इस सेशन का कंक्लूजन हमने अभी बात करी कि हमने 3 बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।